डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एम यूनिस की बुक से स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 11। उससे मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ। आप उसे ओपन करके देख भी सकते हो। अच्छा, सबसे पहले अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट रीजन आपके पास होता है 10 to 400 नैनोमीटर्स। रेडिएशन ऑफ लाइट है ये। विजिबल लाइट की जो रेंज है वो कम है अल्ट्रावायलेट से, जो कि है 400 to 800 नैनोमीटर। नैनोमीटर्स जो है ये वेवलेंथ का यूनिट है, और ये नैनोमीटर, एक 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर्स होता है। आपको पता है एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो हम रेडिएशन को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हम अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की लेते हैं तो उसको उससे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी बनती है वो है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अल्ट्रावायलेट रीजन आपको बता दिया, विजिबल रीजन बता दिया है। आमतौर पे ये दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, तो हम इसको कह देते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या और इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहेंगे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब वो मैं आगे बताऊंगी नेक्स्ट पेज पे कि उसको क्यों कहते हैं। अच्छा, अब अल्ट्रावायलेट रीजन जो है 200 नैनोमीटर से नीचे जो है वो नॉर्मल अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी नहीं किया जाता। 200 के नीचे जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना 10 to 400 नैनोमीटर्स है, तो 200 to 400 तो किया जाता है नॉर्मल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। 200 से नीचे नहीं किया जाता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है इस रीजन में। तो ये तो रीडिंग आपकी गलत आएगी। सैंपल थोड़ी एब्जॉर्ब कर रहा होगा रेडिएशन, वो तो ऑक्सीजन कर रही होगी। तो फिर अगर आपने 200 से नीचे, नैनोमीटर से नीचे अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करना, तो ऐसा लेंगे जिससे आपने ऑक्सीजन एक्सपेल्ड कर दी होगी। अच्छा, अब और अबाउट 150 नैनोमीटर्स पर आपके पास क्या होता है कि नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। अब फिर नाइट्रोजन से भी इवैक्यूएट किया जाए, तो फिर इस तरीके से ऑक्सीजन से इवैक्यूएट करें, नाइट्रोजन से इवैक्यूएट करें, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास ऐसा बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, और उसको टेक्नीशियन के लिए उसे रन करना भी मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो नॉर्मल आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं वो उनकी रेंज 200 to 400 नैनोमीटर्स होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, और साथ ही विजिबल रीजन भी आपके पास अटैच्ड होता है, जो कि इजी है उसकी लाइट स्टडी करना। तो इसलिए 200 से लेके आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रेंज होगी 800 नैनोमीटर्स। जी, पेज नंबर 12 पे हैं हम। फिगर नंबर 2.1 को ओपन करें तो हम मैंने भी लास्ट नोट में बताया कि ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। एक्चुअली जब यूवी विजिबल लाइट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे पड़ती है तो उसमें ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स कितनी तरह के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस होती है। अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह इनके एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब यूवी विजिबल लाइट के पास इतनी एनर्जी होती है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी होमो से ल्यूमो तक ले जाता है। इस फिगर में 2.1 में दिखाया गया है कि जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, देन पाई इलेक्ट्रॉन्स का, देन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का, फिर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और फिर सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं। पाई स्टार और सिग्मा स्टार आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और कितनी कितनी एनर्जी, ये आपको पता है, जितना एनर्जी लेवल्स में डिस्टेंस होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस ट्रांजिशन के लिए। और हर कंपाउंड की एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है एनर्जी लेवल्स में, वो उतनी ही फोटोन एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करता है, और उससे हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे ये इसके कितने नैनोमीटर्स पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है। और हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो असल मकसद यही होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर इलूसिडेशन, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, अब इस फिगर को देखें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? नीचे लिखा हुआ है ईथेन के पास होते हैं, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स के पास आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। अब इनका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार का, और सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी की लाइट चाहिए होगी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो लोअर वेवलेंथ की है, ज़्यादा एनर्जी की है। आपको पता है ना रिलेशन वेवलेंथ एनर्जी का एनर्जी के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपोजिट होता है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस है उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उतनी ही लेस वेवलेंथ चाहिए होगी। तो ये अल्ट्रा वायलेट की लोएस्ट रेंज में आएगा। अल्ट्रा वायलेट जो ज़्यादा एनर्जी की लाइट है वो चाहिए होगी इस ट्रांजिशन के लिए। अच्छा, उसके बाद है आपके पास मैथनॉल। मैथनॉल के पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल होता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है इसके पास नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, क्योंकि इसके पास हेट्रो एटम मौजूद है। जब हेट्रो एटम होता है उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ट्रांजिशन। अब आप देखें कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा चाहिए या एन टू सिग्मा स्टार की, तो ऑब्वियसली एन टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी कम चाहिए, डिस्टेंस कम है, तो वेवलेंथ ज़्यादा वाली वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ये वाला ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार से इजीली हो जाया करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें कि पाई टू पाई इलेक्ट्रॉन्स किन कंपाउंड्स के पास होते हैं? ऑब्वियसली जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पाई टू पाई स्टार की एनर्जी डिफरेंस जो है वो एन टू पाई सिग्मा स्टार से भी कम है, तो ये इजीली ट्रांजिशन हो जाया करेगा। और किन कंपाउंड्स में होगा? जैसे एल्कीन, आपको ईथीन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल लाइट से पॉसिबल हैं, लेकिन इजीली सबसे कौन सा हो रहा है अब तक? ईथीन का हो रहा है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है। उसके बाद ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो और साथ में हेट्रो एटम भी हो, तो उनके पास आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है एन और पाई स्टार, ठीक है। तो आप उसका एनर्जी डिफरेंस देखें, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो फिगर 2.1 में दिखाया गया है, ये सबसे कम है पाई टू पाई स्टार से भी, एन टू सिग्मा स्टार से भी, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार से भी। इसलिए ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पे, लेस एनर्जी पे, विजिबल वाली साइड की तरफ ये मूव किया करेगा, ज़्यादा विजिबल वाली साइड पे आएगा। और नीचे इनकी डिटेल्स अमाउंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि बिलो 150 पर आपके पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है, ठीक है। एन टू सिग्मा स्टार जो है वो इससे ज़्यादा वाले पे होती है, और इस तरह पाई टू पाई स्टार 150 टू 250 होती है, एन टू सिग्मा स्टार, ठीक है। ये बढ़ती जा रही है वेवलेंथ। और जो आपके पास पाई टू पाई स्टार है वो इससे भी ज़्यादा की तरफ जाती जाएगी। और जो एन टू पाई स्टार है वो सबसे ज़्यादा पे 275 से 295 नैनोमीटर्स पे जा रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी तरह के होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है जब अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट पड़ती है। इस वजह से हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं।
वी आर ऑन द पेज नंबर 13, इंटेंसिटीज ऑफ एब्जॉर्प्शंस। अच्छा, एब्जॉर्प्शन बैंड की शक्ल में हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। एब्जॉर्प्शन बैंड की दो बातें हमने देखनी होती हैं, एक है उसकी पोजीशन और दूसरा है उसकी इंटेंसिटी। आगे आपको दिखाया भी जाएगा किस तरह से ये स्पेक्ट्रम आता है। अच्छा, पोजीशन क्या बताती है? जिस पोजीशन पे नीचे आपके पास एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ होती है, यानी उसकी पोजीशन बता रही है कि ये यहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है इस रीजन में, और वो स्पेसिफिक होती है हर कंपाउंड के लिए। उससे हम करते हैं क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। ठीक है। और अब दूसरी बात है कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी एब्जॉर्प्शन बैंड की, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। अब आपको पता है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आएगा। अब इंटेंसिटी को पोजीशन से मिक्स नहीं कर देना। इंटेंसिटी हाइट है बैंड की और पोजीशन उसकी जगह है कि वो किस जगह एब्जॉर्ब कर रहा है, और हाइट जो है वो इंटेंसिटी है, यानी कि कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल है। यानी क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आप इंटेंसिटी को देखेंगे। ये हम पेज नंबर 13-14 को इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ ट्रांजिशन होते हैं, उनको हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन, और कुछ ट्रांजिशन को हम कहते हैं फॉरबिडन। जैसे हमने ऊपर फिगर में देखा कि N2 पाई स्टार के लिए जो है सबसे कम एनर्जी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा तो वहाँ ट्रांजिशन वो वाला पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम आती है। जैसे इंटेंसिटी का भी मैंने पढ़ाया, इंटेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं ई से, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी से। अच्छा, अब इसका जो है जिस इंटेंसिटी की वैल्यू, यानी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की ई की वैल्यू अगर 10⁴ हो, तो उसे हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और उसको कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। अब जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है वो अलाउड ट्रांजिशन होती है, और एन टू पाई स्टार हालांकि उसमें डिस्टेंस कम होता है, एनर्जी कम चाहिए, लेकिन वो फॉरबिडन होती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी यानी इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्प्शन की बहुत कम आती है। और जिसकी लो इंटेंसिटी हो, जिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जैसे ई की वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो या लेस देन 100 हो, तो हम उसे फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। होता तो है लेकिन कम होता है। अब वो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कम क्यों होती है? अब आप इस फिगर को देखें, फिगर नंबर 2.2a, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप दिखाया गया है। ठीक है। और आप इसमें देखें, इसमें कार्बोनाइल का p ऑर्बिटल को शो किया गया है कि आपको पता है अबव एंड बिलो द प्लेन होता है और किस तरह से वो ओवरलैप कर रहा होता है, जैसे ईथीन में आप पढ़ते होते हो। तो इसके अंदर फर्स्ट में, अब आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप है जब, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास कौन सी ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा पॉसिबल है? N2 पाई स्टार, ठीक है, और पाई टू पाई स्टार। अब फर्स्ट जो है 2.2a में दिखाया गया है, आप इसको डिटेल में देखें। 2.2a में आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स दो दिखाए गए हैं, पाई स्टार खाली है। ठीक है। और पोजीशन आपने देखनी है कि जो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है पाई ऑर्बिटल से। तो जो n है आपके पास, उनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो ऑक्सीजन के होते हैं। अच्छा, फर्स्ट दिखाया गया है 2.2a में कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है। तो आप देखें कि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया पाई स्टार में। अच्छा, अब ये है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और ये हम कहते हैं अलाउड है क्योंकि इसमें जो पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो सेम है, इजीली ट्रांजिशन पॉसिबल है। हालांकि डिस्टेंस N2 पाई स्टार ज़्यादा है, लेकिन वो इजी है। ठीक है। वो रास्ता, वो रूट जो है इजी है आपके पास, वो दोनों सेम प्लेन में है पाई टू पाई स्टार। जबकि आपके पास पाई और जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर पोजीशन में है।
अब देखें फिगर 2.2 बी को देखें कि यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाया गया है कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कम है बट ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इजी रूट नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिशन कम होता है, इसकी इंटेंसिटी कम आती है और इसको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन में ले लेते हैं। तो मेन हमारे पास ट्रांजिशन जो आता है वो पाई टू पाई स्टार आता है, इसलिए हम कई दफ़ा एन टू पाई स्टार को इग्नोर कर देते हैं कि हालांकि ये हायर वेवलेंथ पे ट्रांजिशन होता है, इजी है, बट नहीं होता क्योंकि ये इजी रूट पे नहीं है, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर आ जाते हैं, तो ये इसकी इंटेंसिटी कम आती है। जी, बियर लैम्बर्ट लॉ यहाँ फॉलो होता है पेज नंबर 14 पे, जो कि बराबर है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किसके बराबर है, ECL। ई है आपके पास मोलर एक्सटेंशन कोफिशेंट, जो कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी मैंने आपको बताया है, और सी है कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन मोल्स पर लीटर, यानी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन आएगी। एल जो है पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल सोल्यूशन है सेंटीमीटर्स में। कोविड का जो साइज़ होता है वो अगर हम कांस्टेंट कर दें तो ये फैक्टर एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है सैंपल में, अगर कोविड सेम है तो ये नलीफाई हो जाता है इफेक्ट, तो एब्जॉर्प्शन बराबर आती है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल के। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस में ऑपोजिट रिलेशन होता है, यानी एब्जॉर्बेंस आपके पास बराबर होती है लॉग आई नॉट ओवर आई नॉट क्या चीज़ है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, यानी आपने सैंपल के ऊपर जो लाइट डाली है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और उसके बाद जब वो सैंपल से पास करता है तो कुछ सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली होती है, तो आई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती है, इसकी रेशो को, इसकी डिवीजन को लॉग के साथ एब्जॉर्बेंस कहते हैं। और अगर आपने ट्रांसमिटेंस की शक्ल में किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ट्रांसमिटेंस में मेजर करनी है तो आप इसको log 1/T कर देंगे, तो एब्जॉर्बेंस का उलट जो है वो ट्रांसमिटेंस होता है। तो आमतौर पे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ट्रांसमिटेंस नहीं जबकि एब्जॉर्बेंस देख रहे होते हैं, तो ये अपनी आसानी के लिए होता है, आपने क्या करना है, एब्जॉर्बेंस के थ्रू चेक करनी है या ट्रांसमिटेंस के थ्रू लाइट का ट्रांजिशन को चेक करना है। जी, हम पेज नंबर 20 पर हैं। क्रोमोफोर, क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर जनरली ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके पास सम एक्सटेंट ऑफ अनकॉन्जुगेशन होती है। अब वो करता क्या है, वो करता ये है कि वो विजिबल रीजन में, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करता है लाइट को, जिस वजह से आम तौर पे कलर आ जाता है कंपाउंड में। अगर तो वो विजिबल रीजन में करता है 400 टू 800 नैनोमीटर, तो उस वजह से आपके पास कंपाउंड में कलर आता है, तो इसलिए हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप को क्रोमोफोर कहते हैं। अच्छा, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो है क्रोमोफोर कहलाते हैं, हालांकि वो कलर नहीं देते, तो जनरली हम कह देते हैं कि चूंकि वो यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करें, और यूवी रीजन का आपको पता है 200 टू 400 तक वो कलर नहीं होता, लेकिन हम स्टिल उसको कहेंगे कि ये चूंकि यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करा रहा है इसलिए ये क्रोमोफोर है। अदरवाइज क्रोमोफोर जो है कलर बियरिंग इसका मतलब है, और जब भी ये फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में मौजूद होता है जिसकी पहचान है सम एक्सटेंट ऑफ अनकॉन्जुगेशन, तो ये उस कंपाउंड को कलर्ड कर देता है। अच्छा, अब जितने कंपाउंड्स आपको कलर्ड नज़र आते हैं याद रखें कि उनके पास क्रोमोफोर होता है। क्यों? क्योंकि वो कलर्ड नज़र आते हैं, और कलर नज़र आने की वजह ये है कि वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। विजिबल रीजन कौन सा? 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर्स तक, जो कि हमारी ह्यूमन आई को नज़र आता है। बाकी तमाम लाइट्स जो है अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, रेडियो वेव्स हमारी आंख को नज़र नहीं आती, इसीलिए इसको विजिबल रीजन कहा जाता है। जब कोई कंपाउंड विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करता है वही कंपाउंड
कलर्ड नज़र आता है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि जो कलर हमें नज़र आता है, क्या कंपाउंड वही कलर एब्जॉर्ब कर रहा होता है? ऐसा नहीं है। कंपाउंड जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो कभी नज़र नहीं आता, वो उससे ट्रांसमिटेड कलर नज़र आता है, जिस कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और वो कलर एक्चुअली होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंटरी कलर। ठीक है, तो अभी एक बात क्लियर कर लें कि जितने कंपाउंड कलर नज़र आ रहे हैं उनके पास क्रोमोफोर मौजूद है, जो कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास सम एक्सटेंट ऑफ अनकॉन्जुगेशन है, और वो 400 टू 800 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब कर रहा है। अब टेबल नंबर 2.3 देखें, पेज नंबर 21, कि अगर कोई कंपाउंड वायलेट रीजन में एब्जॉर्ब करता है, और वायलेट रीजन की एनर्जी जो है ज़्यादा होती है रेड से, और उसकी वेवलेंथ जो है कम होती है, 400 टू 435 नैनोमीटर की रेंज में अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो नज़र वायलेट नहीं आएगा, येलो ग्रीन आएगा, कम्प्लीमेंट्री कलर नज़र आता है। अगर कोई कंपाउंड ऑरेंज लाइट यानी 595 से लेकर 650 नैनोमीटर्स की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कलर, वो ऑरेंज कलर का नज़र नहीं आता, ग्रीन ब्लू कलर का नज़र आता है। अच्छा, कार्बोनाइल ग्रुप जो है एसीटोन में हम कहते हैं कि ये भी क्रोमोफोर है, लेकिन आपको पता है एसीटोन का तो कलर नहीं होता, तो हम क्यों कहते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप क्रोमोफोर है जबकि कलर नहीं दे रहा? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, 280 नैनोमीटर्स पे करता है, बट ये आपके पास अल्ट्रावायलेट रीजन में तो कर रहा है एब्जॉर्ब, इसलिए क्रोमोफोर को जनरली कह देते हैं 200 से लेके 800 नैनोमीटर तक अगर एब्जॉर्प्शन दे देता है कोई फंक्शनल ग्रुप तो उसको हम क्रोमोफोर कहते हैं। ठीक है, अब आप टेबल नंबर 2.4 देखें, पेज नंबर 22। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई गई है, क्रोमोफोर और लैम्डा मैक्स और ई मैक्स। अब लैम्डा मैक्स क्या होती है? वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स, और रिस्पेक्टिव मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को हम कहते हैं ई मैक्स कहा जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन जितनी लैम्डा मैक्स पे हो रही होती है उसे हम ई मैक्स कह देते हैं। और मैंने आपको बताया इंटेंसिटी का क्या ताल्लुक होता है। क्रोमोफोर अब देखें, इथाइलिन या इथाइलिन के पास क्रोमोफोर क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब ये पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल करता है, और इसकी वेवलेंथ देख लें 171 पे होती है। अब एसिटिलीन के पास एक क्रोमोफोर है जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। अब इसकी लैम्डा मैक्स 173 है और ई मैक्स 10,000 है, और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसी तरह एसिटल्डिहाइड एसीटोन के पास क्रोमोफोर कौन सा होता है? कार्बोनाइल ग्रुप। और रिस्पेक्टिव आपको अब आप देखें एसिटल्डिहाइड में क्योंकि एक से ज़्यादा तरह की ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं तो एक से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन लैम्डा मैक्स हम उसी को कहेंगे जिस पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। एसीटोन के पास भी 3 तरह की ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, नाइट्रोमीथेन के पास पाई टू पाई स्टार भी हो सकती है, एन टू पाई स्टार भी हो सकती है। एजोडाइज जो है उसके पास नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड होता है, और इसके अलावा नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। तो ये डाइज में बहुत ज़्यादा डाइज क्यों क्रोमोफोर होती हैं? क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड के साथ होता है, और साथ में जो मैंने बताया कि आपके पास उसके पास लोन पेयर भी होता है। एसीटोनाइट्राइल में देखें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है, ज़रूरी नहीं है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो तो अनसैचुरेशन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है। एलिमेंट नहीं देखना आपने, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। पाई टू पाई स्टार का होना ज़रूरी है इन जितने भी हैं। और बेंजीन में आप देखें, हालांकि बेंजीन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट ये अगेन इसके पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है, अनसैचुरेशन है, पाई टू पाई स्टार होता है। जी, ऑक्सोक्रोम क्या होता है? क्रोमोफोर तो हमने देख लिया है क्या होता है। ऑक्सोक्रोम फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि खुद तो कलर नहीं देता, लेकिन जब ये अटैच हो जाता है क्रोमोफोर्स के साथ
तो ये क्रोमोफोर की जो एबिलिटी है लाइट एब्जॉर्ब करने की, उसको हायर वेवलेंथ पे ले जाता है और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है। एक्चुअली इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स that does not absorb radiation in near UV region, but when attached to a chromophore alters the wavelength and intensity of absorption। और ये शिफ्ट कर देता है वेवलेंथ को, जो आपकी लैम्डा मैक्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन के पास अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है, वो क्रोमोफोर है। तो इसकी आपके पास लैम्डा मैक्स होती है 255 नैनोमीटर्स। अब फिनोल की लैम्डा मैक्स होती है 270 नैनोमीटर, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ है, 255 थी बेंजीन की। अब ओ एच जो ग्रुप है वो एक्चुअली क्रोमोफोर नहीं है, ऑक्सोक्रोम है, जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने कॉन्जुगेशन को बढ़ाया। जूं जूं कॉन्जुगेशन बढ़ती जाएगी, लैम्डा मैक्स हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, हमें कलर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ का नज़र आने लगेगा। तो ऑक्सोक्रोम जो है ये एक्सटेंड करता है कॉन्जुगेशन को। इसी तरह एनिलीन की जो लैम्डा मैक्स है वो 280 नैनोमीटर है, यानी बेंजीन के पास जब आप NH2 ग्रुप लग गया तो उसने लैम्डा मैक्स अपनी 255 से शिफ्ट करके 280 नैनोमीटर पे ले गया, हायर वेवलेंथ पर ले गया, क्योंकि इसने किया क्या था, कॉन्जुगेशन बेंजीन के मुकाबले में एक्सटेंड कर दी थी। ऐसा ग्रुप जो एक्सटेंड कर दे कॉन्जुगेशन को, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम। करता क्या है, लैम्डा मैक्स को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ ले जाता है। अब शिफ्ट्स कितनी तरह की होती हैं, एब्जॉर्प्शन की शिफ्ट होती है और एक इंटेंसिटी की। दो एब्जॉर्प्शन की शिफ्ट होती हैं और दो इंटेंसिटी की शिफ्ट्स होती हैं। एब्जॉर्प्शन की शिफ्ट्स में आता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, जबकि इंटेंसिटी की शिफ्ट्स में आती हैं हाइपरक्रोमिक अफेक्ट और हाइपोक्रोमिक अफेक्ट। अच्छा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट क्या होती है, यानी लैम्डा मैक्स जब आपकी रेड यानी कि ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ मूव करती है तो उसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जब ऑक्सोक्रोम आपके क्रोमोफोर के पास आता है, जैसे बेंजीन के पास OH और NH2 जब आया, तो उसने लैम्डा मैक्स को 255 से हायर की तरफ ले गया था। तो ये कैसी शिफ्ट कहलाएगी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहलाएगी। लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रही है, रेड की तरफ जा रही है, और साथ में ये इंटेंसिटी भी आमतौर पे अब्जॉर्प्शन की बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि पैरा नाइट्रोफिनोल, ये किस वजह से होती है, कोई ऑक्सोक्रोम आ जाए या सॉल्वेंट का इफेक्ट आ जाए। अब पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो भी 255 नैनोमीटर पे अब्जॉर्ब करता है, लैम्डा मैक्स उसकी ये है। लेकिन जब मीडियम अल्कलाइन हो गया तो उसने इसका प्रोटॉन ले गए, और अब जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था वो इजीली डीलोकलाइज हो सकता है, यानी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड किया, लेकिन क्रोमोफोर ने नहीं किया, सॉल्वेंट ने किया, अल्कलाइन मीडियम ने किया, और इस वजह से इसकी लैम्डा मैक्स 255 से शिफ्ट हो गई लॉन्गर की तरफ, 265 की तरफ। इस शिफ्ट को भी हम कहेंगे रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, अगर आपकी वेवलेंथ हायर वेवलेंथ की से लोअर वेवलेंथ की तरफ जाने लग जाए, तो when absorption maxima of a compound shifts to shorter wavelength it is known as hypsochromic shift और blue shift। अब ये इफेक्ट किस वजह से होता है, कोई ऐसा ग्रुप हमने लगाया या हमने कॉन्जुगेशन को कम कर दिया किसी भी तरीके से, ठीक है, या जैसे ऑक्सोक्रोम हमने हटा लिया, या सॉल्वेंट चेंज करने से भी ब्लू शिफ्ट आ सकती है। यानी जब भी कॉन्जुगेशन को किसी तरीके से कम किया जाएगा तो आपके पास लैम्डा मैक्स लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगी। जैसे कि एनिलीन है, एनिलीन की लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर होती है, लेकिन जब आपने इसमें एसिडिक मीडियम डाला तो क्या हुआ, उसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो प्रोटॉन के साथ ऑक्यूपाई हो गया। अब कॉन्जुगेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने,
ठीक है। नाइट्रोजन का लोन पेयर तो अवेलेबल नहीं है बेंजीन के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन के लिए, इस वजह से इसकी लैम्डा मैक्स शिफ्ट होगी 265 नैनोमीटर पे। तो इस शिफ्ट को हम कहेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। ब्लू आप कलर आपका लोअर वेवलेंथ की तरफ होता है, यानी हाई एनर्जी की तरफ होता है। अच्छा, अब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी से या इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन से इसका ताल्लुक होगा। जब व्हेन एब्जॉर्प्शन इन इंटेंसिटी ई जो है ऑफ अ कंपाउंड इंक्रीज करती है, इसको कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है। इफ ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूसेस टू द कंपाउंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन यूजुअली इंक्रीजेस। ठीक है। अब पिरिडीन था और मिथाइल ग्रुप, इसकी और दो पोजीशन पे लगाया हमने, वन पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल पिरिडीन बन गया। तो लैम्डा मैक्स भी हायर पे शिफ्ट हुई, 257 से 260 पे शिफ्ट होती है। और आपके पास एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी 2750 से 3560 पे, यानी कि ई की अमाउंट बढ़ने को कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और ये बढ़ी है चूंकि हमने इसमें ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस किया। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। हाइपर पहले थी, अब ये हाइपो है। हाइपो का मतलब है कि जब आपकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ई जो है वो कम हो जाए। ठीक है। पोजीशन लैम्डा मैक्स नहीं शिफ्ट हो रही, आपके पास यहाँ पे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ई शिफ्ट हो रही है। जब कम हो जाती है किसी भी फैक्टर की वजह से, तो जैसे 19,000 है और एक जगह 10,250 है, तो आपके पास ये कम हुई है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ई, तो इसको कहेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। वी आर ऑन पेज नंबर 24, एब्जॉर्प्शन बाय कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। अब लैम्डा मैक्स हमने देखा कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ कब शिफ्ट होती है, जबकि क्रोमोफोर होता है के साथ ऑक्सोक्रोम भी होता है। और लेकिन आप सोचें जब क्रोमोफोर के साथ एक और क्रोमोफोर आ जाए तो कितनी ज़्यादा आपके पास रेड शिफ्ट होगी। तो असल ड्रास्टिक शिफ्ट इन लैम्डा मैक्स तब होता है जब आपके पास कॉन्जुगेशन बढ़ती है, जब ऑक्स क्रोमोफोर बढ़ने लग जाते हैं। जैसे कि आपके पास इथीन है, तो इथीन है, उसके पास एक क्रोमोफोर मौजूद है, ठीक है, डबल बॉन्ड। लेकिन जब आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन आ जाती है तो दो क्रोमोफोर कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, दो डबल बॉन्ड्स। ठीक है। तो इथीन आपके पास एब्जॉर्ब कर रही होती है 171 नैनोमीटर्स पे, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन एब्जॉर्ब करती है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ 217 नैनोमीटर्स पे। और इसी तरह 135 हेक्साट्राइन में जब तीन क्रोमोफोर कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है फर्दर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चली जाती है 258 नैनोमीटर्स की तरफ। और इवन के ये विजिबल रीजन में जूं जूं आप डबल बॉन्ड यानी कि क्रोमोफोर बढ़ाते जाते हैं कॉन्जुगेशन में, तो ड्रास्टिक चेंज आता है, विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और जो पोलीन्स होती हैं यानी कि 3 से भी ज़्यादा जब डबल बॉन्ड होते हैं कॉन्जुगेशन में तो ये येलो कलर की नज़र आने लग जाती हैं। और जो आपके पास कैरेट्स और टमाटोज का रेड कलर होता है वो एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। ये नहीं होता कि कोई ख़ास फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जबकि डबल बॉन्ड ही होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन यानी उसका नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है कि बढ़ते क्यों हैं, ये कलर क्यों बढ़ता है या लैम्डा मैक्स क्यों हायर की तरफ शिफ्ट होती है। एक्चुअली आपके पास जब दो इथीन इथाइलिनिक बॉन्ड्स हैं, यानी इथीन है, एक इथीन के पास दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई और पाई स्टार। अब ये आप फिगर नंबर 2.7 में देखें, इथाइलिन है दो, राइट पे भी लेफ्ट पे भी, और इसके पास हर इथाइलिन के पास दो पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लेकिन जब ये कॉन्जुगेशन में 1,3 ब्यूटाडाइन मिलके बनाते हैं तो इन दोनों के दोनों दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग।
और इनके बनने के बाद होता क्या है कि जो पाई 2 और पाई 3 बना है उनमें डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो से ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिस्टेंस कम हो जाता है। अब आप एरो का निशान देखें तो इथाइलीन में एरो का डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कम वेवलेंथ चाहिए, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन में एरो छोटा है, डिस्टेंस कम है और आपको कम एनर्जी ज़्यादा वेवलेंथ चाहिए इस ट्रांजिशन के लिए। इसी तरीके से 135 हेक्साट्राइन में फर्दर पाई ऑर्बिटल्स की तादाद बढ़ जाएगी और होमो टू ल्यूमो डिस्टेंस मज़ीद कम हो जाएगा। पोलीन्स में उससे भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से लैम्डा मैक्स जो है आपकी वो विजिबल रीजन की तरफ शिफ्ट करने लग जाती है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि अगर आपने एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन देखना है तो सब में ही आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन जब फाइंड आउट करनी होती है तो वो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं और इस तरीके से आपका डिस्टेंस कम होने की वजह से लैम्डा मैक्स बढ़ जाती है।